कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो हम बात करते हैं जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा हुआ था उसको हम कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसके लिए मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई मेरे पास बेसिकली दो तरीके के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड सेकंड वन जो होता है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं हम एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एक्चुअल में क्या है। चलिए देख लेते हैं एक्चुअल में सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। तो आप यहां पे देखिएगा हम बात करते हैं अभी किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। किसकी बात करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है इसको देखते हैं। जब मेरे पास में कुछ रेजिस्टेंस हैं, ये मेरे पास में एक रजिस्टर है जिसका नाम मैंने दे दिया R1, ये एक और रजिस्टर है जिसका नाम मैंने दे दिया R2, और ये एक और रजिस्टर है जिसका नाम मैंने दे दिया R3। जब ये तीनों क्या हैं? बैक टू बैक कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? बैक टू बैक कनेक्टेड है। ठीक है, एक के बाद एक कनेक्ट है, और मैंने इनके साथ में कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर एक बैटरी को, और ये लगा दिया हमने एक की। ठीक है, की का नाम के और बैटरी जो बी है, और इसका वोल्टेज हमने कितना कंसिडर किया है? वी। मान लेते हैं ये प्लस साइन और ये माइनस साइन। एक्चुअल में क्या होता है, जो बड़ा वाला बार होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा वाला बार होता है वो नेगेटिव होता है। अब मैं बात करता हूँ, ये तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। तो अब होगा क्या, जैसे ही मैं इस की को ऑन करूंगा, की को क्या करूंगा? ऑन करूंगा, तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट निकलना स्टार्ट होता है। ये करंट यहाँ जाएगा इस तरीके से। ये करंट I के सामने एक रास्ता है तो ये R1 में से निकलता है और यहाँ पहुंच जाता है। अब इस करंट I के सामने फिर से एक ही रास्ता है तो ये R2 से निकलता है, यहाँ पहुंच जाता है। फिर यही सेम रास्ता है तो R3 से निकलता है और यहाँ पहुंच जाता है। इन दिस वे ये वापस से लौटकर नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है करंट फ्लो का। तो मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब मेरे पास होता है तो हर एक रेजिस्टेंस में से निकलने वाला जो करंट होता है वो कैसा होता है? सेम टू सेम। R1 में से भी I करंट निकल रहा है, R2 में से भी I करंट निकल रहा है, R3 में से भी I करंट निकल रहा है। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें हर एक रेजिस्टेंस में से क्या सेम रहता है? सेम रहता है करंट। ठीक है, क्या सेम रहेगा? करंट। चलिए अब बात करते हैं, जब करंट इस रेजिस्टेंस में से निकला होगा तो यहां पर एक वोल्टेज डेवलप हुआ होगा, उसको मैंने नाम दे दिया V1। R2 में से जब करंट निकला होगा तो उसको मैंने बोला कि वोल्टेज डेवलप हुआ V2, और R3 में से जब करंट निकला तो यहां मैंने बोल दिया वोल्टेज डेवलप हुआ कितना? V3। इस तरीके से 3 वोल्टेजेस V1, V2 और V3 यहां पर डेवलप हो गए। ठीक है, अब होगा क्या, टोटल वोल्टेज आपने V अप्लाई किया था तो 3 वोल्टेजेस V1, V2 और V3 ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं, यूजिंग ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? यूजिंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू IR। इट मीन्स वोल्टेज इन रेजिस्टेंस 1 V1 इज इक्वल टू I1 R1, यानी इसमें से निकलने वाला करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसी तरीके से मैं बात करता हूं, V2 इज इक्वल टू I2 R2, यानी सेकंड रेजिस्टेंस उसमें से निकलने वाला करंट इक्वल टू V2। इसके अलावा V3 इज इक्वल टू I3 R3। इस तरीके से मैंने ये सॉल्व कर दिया। बट यहां मेरे को सीधी सी बात पता है, जो करंट I है वो किसके बराबर होगा? I1 के बराबर होगा। मतलब जो पहले में से निकलने वाला करंट है वो I है। इसके अलावा बात करता हूं, I2 जो है वही I1 के बराबर है, वही I है, और वही इक्वल है I3 के। ठीक है, इतनी बात ओके है। तो मैंने आपसे बात किया बहुत सीधा सा कि जो करंट I1 है वो I के बराबर है। ठीक है, करंट I2 है वो भी I के बराबर है, और करंट I3 है वो भी I के बराबर। ये तीनों करंट आपस में बराबर हो गए I के। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं,
ये जो मेरे पास इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन में मैं ये करंट की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो हम बोलेंगे ऑन पुटिंग I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I इन इक्वेशन 1 V गेट। तो हमें क्या मिल जाएगा, V की प्लेस पर मैंने लिख दिया IR, जो V है ना, इस V के प्लेस पर मैंने लिख दिया IR इज इक्वल टू V1 के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, V1 के प्लेस पर लिख देंगे IR1 प्लस V2 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, IR2 प्लस IR3। ये बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल सीधा सा काम करना है। V की जगह लिख दिया IR, V1 की जगह I1 R1 और V2 की जगह I2 R2 और V3 की जगह I3 R3। और मैंने क्या किया, I1 I2 I3 इन सभी की जगह पर क्या कर दिया है, I पुट कर दिया है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इनमें से I कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I और I कैंसिल, क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो R यहाँ पर चल रहा है, ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। क्या ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है टोटल सर्किट का, यानी ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो हमने कंसीडर कर लिया कितना, R, कैपिटल R। यदि बात क्लियर है? अब मैं यहीं पर अगर आपसे बात करता हूं कि इफ n resistors are connected in series, तो क्या होगा, अगर n रजिस्टर्स कनेक्ट हैं देन हम क्या बोलेंगे, n रजिस्टर्स अगर कनेक्ट हैं तो मैं नाम दे देता हूं R EQ, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश RN। ओके, अगेन अगर मैं बात करता हूं कि इफ n रजिस्टर्स ऑफ सेम वैल्यू आर कनेक्टेड, सेम वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सेम वैल्यू के कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, आर ई क्यू इज इक्वल टू R1 के प्लेस पे हो जाएगा R, R2 की प्लेस पर भी मैंने लिख दिया R, R3 के प्लेस पर भी लिख दिया R, और इस तरीके से Rn के प्लेस पर भी हमने क्या लिख दिया R। ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स, क्या हो जाएगा ये n टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, R E Q इज इक्वल टू n R। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम ब्रीफ एक स्टडी कर लेते हैं सीरीज रेजिस्टेंस की। तो होना क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टू और मोर रजिस्टर्स आर सेट टू बी connected in series if the same current flows through all the resistors। जब सभी रजिस्टर्स में से क्या होना चाहिए, सेम करंट फ्लो होता है। कैसा करंट फ्लो होता है, सेम करंट फ्लो होता है। देन हमको उनको बोलते हैं कैसा, सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमेशा याद रखिएगा, करंट सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स connected in series is equal to the sum of the potential differences across individual resistors। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास में क्या टोटल वोल्टेज था, जो बैटरी का वोल्टेज हमने V अप्लाई किया था, वो किसके बराबर होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इंडिविजुअल जो वोल्टेजेस होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे आपसे बोल सकता हूँ, जो भी हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, टोटल जो वोल्टेज लगाया, वो क्या होता है, इक्वल होता है किसके, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर्स। जो रजिस्टर R1 था उसके अक्रॉस वोल्टेज V1 था, पोटेंशियल डिफरेंस V1 था। जो दूसरा रजिस्टर था R2, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V2। और तीसरा रजिस्टर था उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था V3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया गया था V, वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये इक्विवेलेंट
हमारा सर्किट बन जाता है। ये हमने V वोल्टेज अप्लाई किया है, ये I करंट आ रहा था, तो यहाँ पर V1, यहाँ पर V2 और यहाँ V3 डेवलप हुआ। तो क्या होगा, ये जो टोटल V है वो इन तीनों के वोल्टेजेस के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, टोटल मतलब जो इक्विवेलेंट यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, वो कितना होगा, Req। कितना होगा, Req। और Req को मैं कैसे निकालता हूं, ये मेरे पास फॉर्मूला है, Req इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डेटा डैश Rn। अभी 3 लगे हुए हैं तो R1 R2 R3 तक करेंगे, 4 लगे होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इसी तरीके से अगर n लगे हुए हैं तो हम n तक उनको सीधे सीधे जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। चलिए एक बार इसका हम देखते हैं किस तरीके से अप्लाई होता है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव होता है और किस तरीके से होता है उसको देख लेते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं उसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास में एक रेजिस्टेंस ये रहा जिसका नाम है R1, फिर मेरे पास में एक और रेजिस्टेंस ये रहा, इसका नाम मैंने लिख दिया R2, और एक और रेजिस्टेंस है जिसका नाम मैंने लिख दिया R3, R2 R3। अब ये तीनों ही रेजिस्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे, सभी के जो एंड पॉइंट्स हैं वो कॉमन है। मैंने बोला रजिस्टर R1 है, उसका एक पॉइंट यहाँ है A पर, तो दूसरा पॉइंट कहाँ है, B पर। रेजिस्टेंस R2 का भी एक जो पॉइंट है वो कहाँ है, A पर है और दूसरा B पर है। ऐसे रेजिस्टेंस R3 का एक टर्मिनल कहाँ है, A पर है और दूसरा टर्मिनल कहाँ है, B पर है। यानी सभी के एक टर्मिनल एक जगह पर कॉमन है और दूसरे टर्मिनल दूसरी जगह पर कॉमन है। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है उसको आप नाम दे रहे हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मैंने बोला A और B, इन दोनों के बीच में हमने लगा दी है एक बैटरी। क्या लगा दी है, एक बैटरी। और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, एक स्विच। ठीक है, स्विच को मैं नाम दे देता हूँ K और बैटरी को मैंने नाम दे दिया B, जिसका वोल्टेज कितना है, V, और यहाँ प्लस माइनस। तो मेरे को सीधी सी बात पता है कि जब कभी भी ऐसा होता है कि बड़ा जो बार होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा बार हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, अब जैसे ही मैं की को ऑन करता हूं, यहां से करंट निकलना स्टार्ट होता है, ये करंट यहां पहुंचता है। आगे जाकर करंट के सामने तीन रास्ते हैं, 1 2 3। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है पहले रास्ते में, दूसरे वाले रास्ते में और तीसरे वाले रास्ते में। तो ये करंट जो होगा वो तीन जगह पर डिवाइड हो जाएगा। मान लो I1 करंट निकल के गया R1 में से, I2 करंट निकल के गया R2 में से, और I3 करंट जो है वो निकल के गया R3 में से। तो तीनों जगह पर क्या होगा, एक वोल्टेज डेवलप होगा। तो मैंने बोला R1 में से जब I1 करंट निकला तो यहाँ वोल्टेज डेवलप होगा कितना, V। ठीक है, ओके। R2 में से जब I2 करंट निकलेगा तो यहाँ पर वोल्टेज डेवलप होगा कितना, V। और R3 में से जब I3 करंट निकलेगा तो यहाँ पर भी वोल्टेज डेवलप होगा कितना, V। एक्चुअल में जो वोल्टेज लगा होता है वही पैरेलल में हर जगह पर अपीयर होता है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा V वोल्टेज ही क्यों मिल रहा है, क्योंकि R1 की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही यहाँ से I1 आ रहा होगा, R2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही यहाँ से I2 आ रहा होगा। कहने का मतलब जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां आने वाला करंट कम होगा, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर आने वाला करंट कम होगा, जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा वहां पर आने वाला करंट ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको याद क्या रखना है कि वोल्टेजेस कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। तो आपको यहाँ रखना है, क्या याद रखना है कि सेम क्या रहेगा, पैरेलल में सेम रहता है वोल्टेज। क्या रहता है, वोल्टेज। तो ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है,
अब यहां पर मैं बात करता हूं कि I जो करंट है वो 3 पार्ट से मिलके बन रहा है, या मैं बोल सकता हूं I करंट 3 पार्ट I1, I2, I3 में डिवाइड हो गया। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब मैं क्या बोलता हूं, मैंने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, तो मैं बोलूंगा यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं I इज इक्वल टू V अपॉन आर। I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो क्या होगा, इसी पैटर्न में बोलूंगा I1 इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन R1, I2 इक्वल टू क्या होगा, V2 अपॉन R2, और I3 इक्वल टू क्या होगा, V3 अपॉन R3। ठीक है, ये पैटर्न रहेगा I1, I2 और I3 का। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो पहली वाली इक्वेशन में देखें I के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा, V अपॉन आर, तो I के प्लेस पे लिख दिया हमने V अपॉन आर। नाउ I1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, V1 अपॉन R1, प्लस I2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, V2 अपॉन R2, प्लस I3 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, V3 अपॉन R3। इन दिस वे अब मैं क्या बोल सकता हूँ, V1, V2 और V3, देखिए V1, V2 और V3 ये कैसे हैं, बराबर हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा कि V1 बराबर है V2 के, बराबर है V3 के, बराबर V के, यानी ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या है, आपस में बराबर है। तो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो V1 की प्लेस पर मैं V लिख दूंगा अपॉन R1, V2 के प्लेस पर भी V लिख दूंगा अपॉन R2, V3 के प्लेस पर भी V लिख दूंगा अपॉन R3। अब क्या होगा, V को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ तीनों से V को निकाल लिया कॉमन, क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। नाउ ये V और ये V क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको क्या बचने वाला है यहाँ पर, 1 अपॉन R इज इक्वल टू, क्या बचने वाला है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ R क्या है, ये R क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करता हूं, मैंने आपसे बोला कि इफ n रजिस्टर्स, कितने, इफ n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं तो आप क्या बोलोगे, 1 अपॉन आर ई क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 1 अपॉन Rn। इस तरीके से चलेगा, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर मैं आपसे बात करता हूं, इफ n रजिस्टर्स of same value capital R are connected in parallel, अगर n रजिस्टर्स जिनकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल R है, वो पैरेलल में कनेक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 अपॉन आर ई क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। ये कितनी बार हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, 1 अपॉन आर ई क्यू, क्या बोलेंगे, 1 अपॉन आर ई क्यू इज इक्वल टू n टाइम्स 1 अपॉन R। दिस इंप्लाइज आर ई क्यू, मैं इसको पलट देता हूं तो ये भी पलट जाएगा, इज इक्वल टू R अपॉन n। ये फाइनली आंसर हो जाएगा अगर n रजिस्टर सेम वैल्यू के पैरेलल में कनेक्ट है तो। इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि इसकी बेसिक चीजें क्या क्या हैं, उनको तैयार करते हैं। तो 2 और मोर रजिस्टर्स, क्या बोलेंगे, 2 और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स अप्लाइड टू ईच ऑफ देम। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस सभी रजिस्टर्स को मिल रहा है,
सेम पोटेंशियल डिफरेंस सभी रजिस्टर्स को मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। हमने बात किया था सीरीज में क्या था, सेम करंट, पैरेलल में क्या होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सेम वोल्टेज। आगे बात करें तो क्या होगा, टोटल करंट फ्लोइंग इनटू द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ डिफरेंट करंट पासिंग थ्रू द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ, हम बात करते हैं कि जो टोटल करंट होता है यानी आई, वो क्या होता है, सम ऑफ द डिफरेंट करंट्स I1 I2 I3 के बराबर होता है। टोटल करंट आई हमेशा किसके बराबर होता है, इंडिविजुअल करंट जो होते हैं I1 I2 I3 उनके बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैंने आपसे बात किया कि ये मेरे पास सर्किट है तो यहां देखें ये आई करंट है, ये आगे जाएगा 3 रास्ते I1 I2 I3, तो टोटल करंट आई हमेशा किसके बराबर होगा, I1 I2 I3 के। इसके अलावा मैंने आपसे क्या बोला था कि हमेशा ये तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैसा रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ समझ सकते हो, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कब बोलते हैं, जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस अपीयर होता है। तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है, R2 के अक्रॉस V है, R3 के अक्रॉस V है, मतलब ये कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या होता है, करंट जो आ रहा है वो इंडिविजुअल करंट के सम के इक्वल होता है, यानी I इक्वल होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन सभी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है Req। इन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, Req, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमने अभी भी ड्राइव किया था, तो फॉर्मूला मेरे को याद रखना है। फॉर्मूला क्या होगा, 1/Req, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इसको क्या बोलते हैं, 1 समथिंग क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिंग, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से कहां तक जाएगा, प्लस 1/Rn तक। तो जितने भी रेजिस्टेंसेज होंगे उन सभी को आप क्या करना है, रेसिप्रोकल करके आपको ऐड कर देना है, और इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ओके।